उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th का, जिसमें आज हम लोग जो है रे ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और कई बार एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है फर्स्ट, तो क्या दिया गया है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है फॉर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज। तो इसमें हमें डिस्टेंस बताना क्या होगी, रियल इमेज किस में बनेगी, कॉनकेव में। तो देखो यहाँ पर अगर कोई कॉनकेव मिरर है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और रियल इमेज बनाना है। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस से क्या होगी, मान लो ये क्या है इसका, ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये जा रही है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से होके निकलेगी। ठीक है, और जो फोकस से जा रही है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होकर के किधर जाएगी, ये होकर के, जो फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर क्या बनेगी, इसकी इमेज। तो यहां पर बेसिकली क्या हो गई, ये इसकी इमेज बन गई। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था और ये इसकी इमेज है, यानी उन दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0। क्या हो जाएगा, 0 ऑब्जेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या दिया गया है, द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं। ठीक, कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर इज शोन बाय पी क्यू वाइल डायरेक्शंस इन विच, यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, वाइल डायरेक्शन इन विच द रे वुड ट्रेवल आफ्टर रिफ्लेक्शन इज शोन बाय 4 रेस मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4। फिगर आपको सामने दिया गया है, विच ऑफ द 4 रेस करेक्टली शोज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यहां पर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो यहां पर क्या होता है ना कि जब प्रिज्म है तो जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, कॉनकेव मिरर है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहां पर देखो पी क्यू रे ये है पी क्यू रेस, ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होकर की हो जाएगी, और यहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल। तो इस सरफेस के ऊपर यहां पर ये नॉर्मल हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, देखेंगे यहां पर इसका नॉर्मल होगा, ये यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल लेंगे, यहां से नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये रे हो जाएगी नॉर्मल। तो ये वाला एंगल हो गया एंगल आर, और ये वाला एंगल हो जाएगा आई। तो जो दूसरा वाला है एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आई होना चाहिए। ठीक है, तो पी क्यू रे का जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसकी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी 2 वाली, यानी ऑप्शन इसका बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि यहां से जब हम सी से नॉर्मल डालेंगे तो वहां से क्या होना चाहिए, नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं, तो जो दूसरी रे है वो इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे के। अच्छा, उसके बाद यहां पर क्या दिया गया है कि अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपोगेटिंग in air is incident on the surface of water, which of the following will be the same for the reflected and refracted ray। तो देखो कोई भी रे होती है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका क्या चीज नहीं बदलता है, तो उसकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बाकी सारी चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, क्या नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ठीक है, अगर कोई लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अ रे ऑफ, ये तो हो चुका, अ शॉर्ट पल्स ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू अ ग्लास स्लैब एट नॉर्मल इंसिडेंस आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द स्लैब, द फर्स्ट कलर टू इमर्ज इज। इसमें सबसे फर्स्ट कलर कौन सा इमर्ज हो जाएगा, तो देखो यहां पर क्या है, ब्लू भी नहीं होगा, ग्रीन भी नहीं होगा, वायलेट भी नहीं होगा, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो कौन है, रेड लाइट, ये इमर्ज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, रेड लाइट जो है इमर्ज हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए। ठीक है, समझ में आए यहां पर एमसीक्यू। अच्छा, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे
यहां पर हमारे पास क्या है, द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज हायर देन दैट ऑफ वाटर while its mass density is lower. Figure shows a layer of turpentine floating over water in a container for which one of the four rays incident on turpentine in the figure the path shows is correct. इसमें कौन सा पाथ करेक्ट होगा? देखो यहां पर ये एयर है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इसकी डेंसिटी ज्यादा है किससे? वाटर से, ठीक है, वाटर की कम है, यानी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, ठीक है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि जब कोई लाइट रेस एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो क्या होता है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती है। क्या होता है? अगर मान लो कोई इंसिडेंट रहे, ठीक है, ये मान लो वाटर है, क्या ये नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, ऊपर क्या है? एयर। तो अगर रेयर मीडियम से, देखो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर कोई लाइट जाएगी, कहां से? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पर क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये सीधे बेंड हो जा रही, तो मतलब ये वाली लाइट नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये यहां पर देखो मीडियम में कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, मतलब ये एकदम स्ट्रेट है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज होगा तो इसका रिफ्रैक्शन भी होना चाहिए, पर इसका रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब चौथा देखो, यहां पर क्या हो रहा है कि वाटर से इसमें गई है, तो यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये डेंसर मीडियम में जा रही है ना, तो इसे तो इधर इस साइड बेंड होना चाहिए, पर यहां पर देखो डेंसर, अब देखो रेयर, ये एयर है ना, एयर है, और यहां पर जब कोई लाइट रेस रेयर से डेंसर में जाती है, रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, यहां से देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, तो यहां पर ये गलत हो गई। अब देखो दूसरे वाले में क्या है, जब कोई रेस रेयर से डेंसर में जाती है तो अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर में गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहां पर देखो डेंसर से रेयर से डेंसर में, डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले देखो रेयर से डेंसर में गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर देखो रेयर से डेंसर से रेयर में जा रही है तो टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऑप्शन आपका दो है, दो सही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दो करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सुनो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा आ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम, ठीक है, इनटू अ मीडियम, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इन द मीडियम आर 1.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड 230 nm रिस्पेक्टिवली, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर विल बी। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसके लिए फॉर्मूला होता है v अपॉन, देखो v1 अपॉन लेमडा 1 इक्वल्स टू v2 अपॉन लेमडा 2, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम इनटू अ मीडियम, इसकी जो v1 की स्पीड कितनी दी गई है? 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दिया गया है। इसका वेवलेंथ दिया गया है कितना? लेमडा 1 230 nm, यानी 10 की पावर 9, ठीक है, मीटर ये हो जाएगा, ठीक, ये इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा v2 यहां पर कितना हो जाएगा? v2 हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किसमें? मीडियम में। अब हमें लेमडा 2 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? लेमडा 2 फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर लेमडा 2 फाइंड करेंगे। देखो v1 की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 10 की पावर 8, और लेमडा 1 की वैल्यू 230 इंटू 10 की पावर -9 इक्वल्स v2 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8। लेमडा 2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, लेमडा 2 इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, ठीक है, समझो। अब इधर क्या हो जाएगा, हमें तो लेमडा 2 फाइंड करना है, तो ये उधर जा करके, तो लेमडा 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8
इंटू 230 इंटू 10⁻⁻⁹ और नीचे आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ ये हो गया। अच्छा, सॉल्व करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, और इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 4 2 इंटू 230 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 460, ठीक है, और 10⁻⁹ मीटर। इसको एनएम में दिया गया है तो इसको कितना आ जाएगा 460 एनएम, ये आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में है। वो यहाँ पर क्या दिया गया है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू। अब देखो ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। तो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफ्रैक्शन होगा नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, रिफ्रैक्शन पर भी नहीं होगा, डिफ्रैक्शन पर भी नहीं होगा। तो मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में पूछा भी जा सकता है, और देखिए एक MCQ यहाँ पर आया हुआ भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अब इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, तो वहां पर यहाँ पे क्या दिया गया है कि you are given 4 sources of light, each one providing a light of angle color red, blue, green and yellow. Suppose the angle of refraction for a beam of yellow light corresponding to a particular angle of incidence at the interface of two media is 90 degree. Which of the following statement is correct if the source of yellow light is replaced with that of other lights without changing the angle of incidence, ठीक है। विदाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें क्या हो जाएगा कि अगर उसका वो नहीं चेंज किया जा रहा है, बीम ऑफ रेड लाइट would undergo total internal reflection, the beam of red light would be towards normal while it get reflected, beam of blue light would undergo total internal reflection। तो यहां पर देखते हैं TIR के केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पर इसके लिए क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन होती है I जो है ग्रेटर होना चाहिए IC से, ठीक है। ये बड़ा होना चाहिए, तभी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होना चाहिए इंसिडेंस एंगल, तभी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर R हमें दिया गया है कितना, 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाता है 1/sin c, ठीक है। अब c की वैल्यू यहाँ पर हम चेक करेंगे किसकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो न्यू डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ ये होता है। अगर यहाँ पर c कितना कम होगा तो न्यू की वैल्यू ज्यादा आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है 1/ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। अब यहां पर हम चेक करेंगे, हमें जो कलर दिया गया है अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से कलर दिए गए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, ये हमें दिए गए हैं। 3-4 कलर हमें दिए गए हैं। यहां पर देखेंगे कौन कौन सा कलर दिया गया है। तो यहां पर आप देख रहे हो रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, 4 कलर दिए गए हैं। अब किसकी यहां पर क्या है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो आप लोग खुद ही बताइएगा कि इनमें से बताइए सबसे कम किसकी। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर यह है ना कि जिसकी लैम्डा अगर ज्यादा होगा, देखो यहां पर अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो इसको हमें कम लेना होगा। तो आप सीधे सीधे देख सकते हो कि जो ब्लू लाइट होती है इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है ना, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो हमें इस केस पर देखना होगा, तभी क्या हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो हमें हमारा ऑप्शन में क्या जाएगा, ब्लू लाइट। तो यहां पर देखिएगा
क्या दिया गया है, द बीम ऑफ रेड लाइट वुड अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। द बीम ऑफ रेड लाइट वुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल व्हाइल इट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू द सेकेंड मीडियम, ये भी नहीं होगा। द बीम ऑफ ब्लू लाइट वुड अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ब्लू लाइट यहां पर सफिशियंट है, ठीक है। द बीम ऑफ ग्रीन लाइट वुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेकेंड मीडियम, नहीं, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहां पर क्या सही हो जाता है, बी। Which of the following is not due to total internal reflection? यहां पर कौन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस नहीं बन पा रहा है? तो यहां पर देखो, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर किस पर वर्क करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है, ये बात सही है, ठीक है। फिर यहां पर क्या दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन अपेरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, तो ये तो रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करता है ना, तो इस पर कोई मैटर ही नहीं। ये किस पर होता है, रिफ्रैक्शन पर होता है, किस पर, रिफ्रैक्शन पर, ठीक है। तो यही केसेस सही है। यहां पर हमें बताना था कौन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी किस पर वर्क करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर यहां पर क्या था, एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस अ कन्वर्जेंट लेंस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स एट द फोकस द इमेज, ठीक है। तो इमेज हमें यहां पर बताना है क्या है कि ठीक, एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस अ कन्वर्जेंट लेंस from the left of the lens with a uniform speed of 5 meter per second and stops at the focus the image। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे focus of the image, an object approaches a convergent lens from the left of the lens with a uniform speed of 5 meter per second and stops at the focus the image moves up। था कि अगर हम कोई भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये बढ़ रहा है लेंस की ओर, कन्वर्जिंग लेंस है इस तरह से। अब ये लेंस है, अब मान लो जैसे यहाँ पर क्या है, फोकस f1 और ये 2f1 है, ठीक है, और ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है लेंस की ओर बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट किधर मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द लेंस, टूवर्ड्स द लेंस, तो जो इमेज होगी, इमेज क्या होगी, इमेज जो है अवे फ्रॉम द लेंस होगी। इमेज क्या होगा, इमेज अवे फ्रॉम द लेंस होगा, फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है लेंस की तरफ बढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जो है ऑब्जेक्ट, जो इमेज होगी वो उससे दूर जाएगी, इमेज जो है लेंस से दूर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं कि फोकल लेंथ हमारी 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की जो हम यू ले रहे हैं, तो लेट से हमने -50 सेंटीमीटर ले लिया और माइनस का 40 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, या 45 ले लिया, जो भी, ठीक है, -45 सेंटीमीटर ले लिया और -40 सेंटीमीटर ले लिया। तो इन सभी पे जो इमेज की डिस्टेंस है वो अलग अलग हमें फाइंड होगी, ठीक है, वो हमें अलग अलग फाइंड होगी। एक एग्जांपल लेकर के हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, 1/f, ठीक है, 1/20 इक्वल टू 1/v। v हमारे पास कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम v लेंगे, v तो हमें फाइंड ही करना है, -1/u, मान लो 50 ले रहे हैं हम, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको इधर लेके आएंगे प्लस, तो 1/20 माइनस 1/50 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/v, ठीक है, कितना हो गया, 1/v। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 100 ही आएगा, तो ये 5 - 1/100 इक्वल्स टू 1/v। तो यहाँ पर इसको पलट देंगे तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100/4 मीन्स 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ उतनी है 1/20 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अगर हम u कितना ले रहे हैं इस बार, -45 ले रहे हैं, ठीक है। तो कहने मतलब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये जो है आगे बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
तो मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड surface of a plano convex lens is 20 centimeter if the refractive index of the material of the lens be 1.5 it will be क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 120 सेंटीमीटर इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस बी 1.5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f, देखो 1/f इज इक्वल टू न्यू माइनस 1, ठीक है। और यहाँ प्लेन लेंस की प्लेनो कॉनकेव लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग यहाँ पर R2 क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1/R1 माइनस 1/R2 यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी गई है, फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज कर्व सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास दी गई है इतनी है, और न्यू की वैल्यू 1.5 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 1/f इज इक्वल टू ये 1.5 माइनस 1 इंटू ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, r माइनस ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी 0 हो गया वो वैल्यू, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा, 0.5 इंटू इसकी r की वैल्यू 20 दी गई है ये, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5/20, इसको ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 200, 5 5 5 4 जा 1/40, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये f कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 5 4 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइड ऑन विच ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइड ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर a student measures the focal length of a convex lens by putting an object pin at a distance u from the lens and measuring the distance v of the image pin. The graph between u and v plotted by the student should look like। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन तो है नहीं सीधे। यानी यहाँ पर ये किस में बनता है, जब कोई डिस्टेंस इस फॉर्म में होता है 1/r, मान लो ये k हो गया, इसके इस फॉर्म में हो, तब जाकर के ये ग्राफ आते हैं। तो ये दोनों ग्राफ नहीं आएंगे, नेगेटिव फॉर्म में तो आएगा नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अब एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 हाफ्स अलोंग XOX डैश, आपको यहां पर दिया गया है XOX डैश एंड YOY डैश एज शोन इन द फिगर, F and F डैश एंड F डबल डैश बी द ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कंप्लीट लेंस ऑफ ईच हाफ इन केस एंड ऑफ ईच हाफ इन केस रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस में बताना है क्या है। तो सुनो, यहाँ पर इसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है कि, ठीक है, यहाँ पर F इक्वल टू, देखो F इक्वल टू 1/, ये फॉर्मूला लगाएंगे न्यू माइनस 1, ठीक है, 1/R1। और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है,
इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है 1 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस यहाँ पर जो है R2 जो है माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये केस हमारा फर्स्ट हो जाता है। अब हम इसके केस में दूसरा लेकर के चल रहे हैं कि 1 अपॉन एफ डैश इक्वल टू न्यू माइनस 1। अब यहाँ पर जो अगला केस है हमारे पास, वो केस क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे। केस अगला हमारे पास क्या है, ईच हाफ इन केस। ठीक है, यानी जब हमारा फर्स्ट केस है ये कि जब वो x और x डैश पे कट हो रहा है, x और x डैश पे जब कट हो रहा है हाफ के लिए, तो यहाँ पर 1 अपॉन एफ डैश इक्वल टू न्यू माइनस वन इंटू 1 अपॉन R1 यहाँ पे, और R2 यहाँ पर कैसा रहेगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर प्लस का 1 अपॉन R, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R एफ डैश इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2, ये कितना आ जाएगा, तो 2 न्यू माइनस 1 अपॉन R हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकंड केस हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद जब इसको हम लोग इस तरह से y और y डैश में कट करेंगे, कैसे, y और y डैश में कट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या लेंसेस बनेगा, तो देखो यहाँ पर कौन सा लेंस दिया गया है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में R2 जो है हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ डबल डैश इक्वल्स न्यू माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन R हो जाएगा इस केस में, क्योंकि R2 इन्फिनाइट यानी 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 1 अपॉन एफ डबल डैश इक्वल्स टू न्यू माइनस 1 अपॉन R आ जाएगा। अब सुनो, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसकी कंपेयरिंग f और f डैश की कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, सुनो, f फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को लेंगे, तो यहाँ पर कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, पास हो जाएगा ये इन दोनों इक्वेशन से, तो f डैश इक्वल टू f आ जाएगा, एंड यहाँ पर f डबल डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2f। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो है कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई, तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या है, देखो साइन आई अपॉन साइन आर, ये इक्वल टू न्यू। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन, यहाँ पर हमें एंगल दिया गया है साइन 45 और इज ग्रेटर देन न्यू। ठीक है, 1 अपॉन न्यू, ये हमारे पास, चलो इसको दूसरे पे उस पे करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या था, जैसे साइन आई 1 अपॉन साइन आर इक्वल टू न्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है साइन 45 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन न्यू। ठीक है, अब देखो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन साइन 45 की वैल्यू रूट 1 अपॉन रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2, कितना हो जाएगा, रूट 2, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू लेते हैं 1.414, ये होता है। अगर रेड के केस में हम लोग लेते हैं न्यू रेड, ठीक है, लेस देन जहां पर हो जाएगा 1.414, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यही चीज ब्लू के केस में लेते हैं, न्यू ब्लू, ठीक है, ब्लू के केस में लेंगे तो ये हो जाएगा 1.414, और अगर ग्रीन के केस में लेते हैं, और क्या था हमारे पास, रेड ग्रीन और क्या था, सॉरी, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ग्रीन के लिए हमारे पास देखो रेड ग्रीन के लिए हमारे पास कितना दिया गया था, रेड ग्रीन। अब देखो यहाँ पे ग्रीन के लिए ये वैल्यू 1.414 हो जाएगा। ठीक है, तो सबकी वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी 1.44 से किसकी वैल्यू बड़ी है, ग्रीन और ब्लू में देखिए, ग्रीन और ब्लू में देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ यानी रेड की कितनी है,
39 है, कम है। ठीक है, फिर ग्रीन की देखो 1.44 है, यानी इसकी वैल्यू ज्यादा है, और ब्लू की किसकी है 1.47 ज्यादा है। ठीक है, यानी इन दोनों कलर्स का क्या होगा, इन दोनों कलर्स का, यानी ब्लू इन दोनों का होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, सिर्फ क्या होगा, इसका सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा। और इन दोनों का क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां पर I जो है, I इज ग्रेटर देन IC है इन दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल है, और इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है? चलो अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखेंगे। तो यहां पर कहां पे दिया गया है, इसका ऑप्शन देख ले। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेपरेट ब्लू कलर पार्ट फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन, सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42, थिन प्रिज्म इज कंबाइंड विद अनदर thin prism of glass of refractive index 1.7, this combination produces a dispersion without deviation, this refractive angle of second prism is should be, है ना। तो एक का एंगल हमें दिया गया है 10 डिग्री है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 है, दूसरे का है 1.7। तो यहां पर देखेंगे बेसिकली, देखो यहाँ पे दोनों प्रिज्म को कंबाइंड कर दिया गया है, तो इसके लिए हमारे दोनों थिन प्रिज्म है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है देखेंगे, तो ये होता है A1 μ1 -1, ठीक, इक्वल्स A2, ठीक है, μ2 -1, ये दिया गया है। अच्छा, एक का प्रिज्म एंगल हमें दिया गया है 10 डिग्री है, और इसका 1.42 दिया गया है -1, इक्वल्स टू A2, और दूसरे का कितना 1.7 -1, ये दिया गया है। ठीक है, देख लेंगे, देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, आ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल 10 डिग्री इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42, और इसका 1.7 दिया गया। ठीक है, तो इसमें हमने वैल्यू को पुट कर दिया, और A2 फाइंड करना है, देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना, 0.2 इंटू 10, और अपॉन उधर से 0.7 इधर आएगा, इक्वल्स टू A2। ठीक है, इक्वल्स टू A2। अब सुनो, यहां से कितना आ जाएगा, ये इसमें से मल्टीप्लाई होगा 4.2 और नीचे 0.7, इसको कैंसिल करेंगे, A2 की वैल्यू 6 डिग्री आ गई, 6 सत्ते 42। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एंगल, कितना हो जाएगा, 6 डिग्री एंगल, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 6 डिग्री हो गया। अच्छा, बाई कॉनकेव लेंस ऑफ पावर P वर्टिकली स्प्लिट इनटू 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉनकेव पार्ट्स, द पावर ऑफ ईच पार्ट विल बी। ठीक है, चलो देखो यहां पर, ठीक है, तो देखो यहां पर प्लेनो की बात किया गया है, तो 1/f इक्वल्स टू P ले लेते हैं, P1। ठीक है, और ये हो जाएगा μ-1 1/r1, और यहाँ पे R2 जो है -r हो जाएगा, तो 1/r, ये हो गया बेसिकली। ठीक है, अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू 2 μ-1 अपॉन r, ये हो गया। अच्छा, फिर क्या बोला है, प्लेनो के लिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए R2 जो है हमारा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f2 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू μ-1। ठीक है, और ये हो जाएगा R, 1/r, क्या हो जाएगा, 1/r, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, हटाओ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसको हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख के 1/f2 इक्वल्स टू P2, ठीक है, ये P2 लिखा है, और μ-1 अपॉन r, इन दोनों इक्वेशंस, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो देखो इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा कि P1 अपॉन P2 को डिवाइड करेंगे, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट P1 अपॉन P2
P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, यानी P1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, नहीं हमें तो P2 फाइंड करना है ना, P2 इक्वल्स टू P1 अपॉन 2, ठीक है, P1 अपॉन 2, P/2 कह सकते हैं, तो हमारा क्या ऑप्शन में आ जाएगा, P/2 आ जाएगा, कितना P/2 आ जाएगा, ये ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है आ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, इट बिकम्स इनविजिबल एंड बिहेव्स एज अ प्लेन ग्लास प्लेट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज कितना हो जाएगा। सुनो, कोई बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, इट बिकम्स इनविजिबल हो जा रहा है एंड बिहेव्स एज अ, यहां पर हमारे पास दिया गया a ray of light incidence an angle theta on a refracting surface of a prism emerges from the other face normally if the angle of the prism is 5 degree and the prism is made of a material of refractive index 1.5, the angle of incidence is, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक प्रिज्म है, इस टाइप से दिया गया है ये प्रिज्म, और यहाँ पर नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है, यहाँ पे अगर नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है तो यहाँ पर I2 और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, I2 और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इस केस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म हमें कितना दिया गया है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया गया है 5 डिग्री। अब ये क्या होता है R1 प्लस R2, ये होता है, हमें I1 फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म हमें 5 दिया गया है, R1 पता नहीं, ये तो 0 है, तो R1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, R1 की वैल्यू आ गई 5, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू न्यू, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू हमें कितना गिवन है 1.5, ठीक है, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। अब सुनो, यहाँ पर अगर एंगल कैसे हो, वेरी स्मॉल एंगल हो, ठीक है, वेरी स्मॉल एंगल, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, वेरी स्मॉल एंगल, तो हम लोग क्या करते हैं I1 अपॉन R1 इक्वल्स टू न्यू, ठीक है। अब इस केस में सभी की वैल्यू रखो, तो देखो I1 अपॉन इसकी वैल्यू 5 दी गई है, इसकी वैल्यू 1.5 है, ये I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 5, इट मीन्स ये आ जाएगा 7.5 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 7.5 डिग्री। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर द अबव रेड, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ आर 1.39 एंड 1.44 एंड 1.47 रिस्पेक्टिवली, द प्रिज्म विल बी, ठीक है। तो हमें देखो इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर